नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। 21 दिसंबर से विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां। विधानसभा सत्र से वर्चुअल जुड़ सकते हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचे देहरादून। कहा केजरीवाल मॉडल के आधार पर बनाएंगे सरकार। विधानसभा सत्र में ट्रेजरी बेंच का पूरा दारोमदार। मदन कौशिक के कंधों पर। सीएम के कोरोना संक्रमित के बाद अब मदन कौशिक पर बढ़ा भार। रुद्रप्रयाग में सुरंग ट्रीटमेंट का काम जारी। करीब 20 दिन बाद भी सुरंग के ट्रीटमेंट का काम जारी। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। रुद्रपुर में अज्ञात वाहन ने स्कूटी को मारी टक्कर। स्कूटी सवार भाई बहन की सड़क हादसे में मौत। परिजनों में मचा कोहराम। उत्तराखंड के कई इलाकों में भीषण ठंड का अलर्ट। घना कोहरा और पाला बढ़ाएगा मुसीबत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का 61वां जन्मदिन है आज। सीएम के जन्मदिन पर बीजेपी आयोजित करेगी कार्यक्रम। आज देहरादून के महानगर कार्यालय में हवन किया जाएगा। बीजेपी सभी जिलों में आयोजित करेगी कार्यक्रम। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की जाएगी। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद होम आइसोलेट हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का आज 61वां जन्मदिन है। आज देहरादून के महानगर कार्यालय में कार्यक्रम होगा। बीजेपी सभी जिलों में आयोजित करेगी कार्यक्रम। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का 61वां जन्मदिन है आज। वह बीजेपी सभी जिलों में आयोजित करेगी कार्यक्रम। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के जल्द स्वस्थ होने की जाएगी कामना। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का 61वां जन्मदिन है। इसको लेकर के कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, क्या कुछ है पूरी जानकारी? बिल्कुल सृष्टि, बता दें कि आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का 61वां जन्मदिन है और इसके उपलक्ष्य में सभी जितने भी जिले वाइज जितने भी महानगर कार्यालय है, तमाम वहां से जो है आज महानगर कार्यालय देहरादून में उनके नाम के लिए उनके जन्मदिन पर जो है हवन का आह्वान किया गया है। हवन होगा और उसके बाद तमाम जो जिला स्तरीय कार्यालय है वहां पर जो है लोग जो है वो उनका जन्मदिन मनाएंगे। और सुबह से ही कल देर रात से ही जो है उनको जन्मदिन की बधाइयां जो है उनके ट्विटर पे तमाम उनको दी जा रही है। उसके बाद भी जिस तरीके से अभी कोरोना के पॉजिटिव हुए हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, शुक्रवार को उनकी रिपोर्ट आई थी। उनकी धर्मपत्नी और उनकी बेटी जो है वो कोरोना पॉजिटिव हुई थी। उसके बाद से लेकर अभी तक वो घर पे ही आइसोलेट है और वो जिस तरीके से अब आज उनका जन्मदिन है तो कहीं ना कहीं एक जो लोगों की सहानुभूति है वो उनके साथ जुड़ी है। उनको जन्मदिन की बधाई के साथ साथ लोग जो है उनके कार्यकर्ता जो है वो उनको जल्द स्वस्थ होने की जो है उनसे ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जल्द स्वस्थ हो और दोबारा अपने काम काज पे दोबारा वो लौटे। लेकिन फिलहाल जो आज बड़ा दिन है त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए, उनका जो है 61वां जन्मदिन जो है पूरे भाजपा के नेता कार्यकर्ता जो है वो मनाने जा रहे हैं। जी राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का 61वां जन्मदिन है आज, जिसको लेकर के कई तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और मुख्यमंत्री के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की जाएगी। हवन भी किए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बताते हैं, कल से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र
कल से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, विधानसभा सत्र के हंगामेदार शुरुआत के आसार। कांग्रेस ने सड़क से सदन तक घेरने की रणनीति बनाई है। किसानों और बेरोजगारों के मुद्दे पर करेगी विधानसभा का घेराव। कल से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, कांग्रेस ने सड़क से सदन तक घेरने की बनाई रणनीति। किसानों बेरोजगारों के मुद्दे पर करेगी विधानसभा का घेराव। कांग्रेस ने सड़क से सदन तक घेरने की रणनीति बनाई है। किसानों बेरोजगारों के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव करेगी। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बताते हैं। ऑल वेदर निर्माण कंपनी बरत रही है लापरवाही। उत्तरकाशी से खबर बता रहे हैं, जहां पर ऑल वेदर निर्माण कंपनी लापरवाही बरत रही है। होटल एसोसिएशन यमुना घाटी ने भी नाराजगी जताई है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से निर्माण कंपनी की शिकायत। ऑल वेदर निर्माण कंपनी बरत रही लापरवाही। कटिंग का मलबा जगह जगह डाल रही निर्माण कंपनी। वन संपदा को पहुंचा रही कंपनी भारी नुकसान। गधेरों में मलबा गिराने से कई पेड़ धराशायी हो रहे हैं। और इतना नुकसान होने के बावजूद भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। होटल एसोसिएशन यमुना घाटी ने भी नाराजगी जताई है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से निर्माण कंपनी की शिकायत करी गई, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। खबर लाल कुआं से, जहां पर बिंदु घट्टा क्षेत्र की घटना। गोला नदी से ऊपर खनिज भर के आ रहा एक ट्रक के ब्रेक फेल होने से एक मकान में जा घुसी, लेकिन हादसे में कोई जान माल की हानि नहीं हुई। वहीं डंपर मकान में इस कदर घुसा कि मकान में कई जगह खतरनाक दरारें पड़ गई हैं। आपको बताते चले, जहां पर ट्रक घुसा उनके बगल में उन्हीं के घर पर एक भगवान का मंदिर स्थापित था। अभी आधा घंटा हो रहा है सर, और यहाँ से ट्रक आया और सीधे मैं तो बगल दुकान में था, दुकान यहाँ से यहाँ पर टकराया। और एक बात और बताना चाहूँगा, ये ट्रक मालिक है, इनके साथ हमारा अभी मुकदमा चल रहा है लालकुआ थाने में, और मेरे को लगता है कि इसमें इनकी साजिश है, ये पूरा मकान तोड़ना चाहते हैं हमारा। रुद्रपुर के किच्चा रोड पर अज्ञात वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी पर सवार भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई। स्कूटी में सवार होकर रेलवे स्टेशन जा रहे भाई बहनों को अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मारी, जिसमें दोनों की मौत हो जाती है। मौत की खबर के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वह रुद्रपुर के सीओ सिटी अमित कुमार ने बताया कि दोनों के शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही साथ अज्ञात वाहन को चिन्हित किया जा रहा है। जल्द ही वाहन की पहचान करके आरोपी चालक को गिरफ्तार किया जाएगा। ये एक रात एक एक्सीडेंट हुआ था। ये जहाँ गमपुरा चौकी क्षेत्र में कूड़ा डलता है, तो वहीं एक एक्सीडेंट हुआ था। तो उसमें दोनों को तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, तो उनको मृत घोषित कर दिया गया। पंचायतनामा भर के पीएम की कार्रवाई कराई जा रही है।
काशीपुर के बाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने करोड़ों की लागत से बने रोडवेज बस स्टैंड में नवनिर्मित भवन का शुभारंभ किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बताते चले, बाजपुर में लोगों द्वारा लंबे समय से रोडवेज बस स्टैंड बनाने की मांग की जा रही थी। लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 3 करोड़ 72 लाख की लागत से बने रोडवेज बस स्टैंड के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। देखिए, बाजपुर में आज 3 करोड़ 72 लाख की लागत से बस स्टेशन का लोकार्पण हुआ है। क्षेत्र की महान जनता की लगातार मांग थी और आज मुझे बेहद प्रसन्नता है, खुशी है कि मुझसे वह कोई अवसर मिला है कि मैं इस बस का निर्माण कर सकूं और इसको हम भव्य बनाना चाहते हैं। हरिद्वार से जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा खेड़ी शिकोपुर गांव पहुंचे और उन्होंने लाखों रुपए की लागत से बन रही सीसी इंटरलॉकिंग सड़क का उद्घाटन किया। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य राव फसाहा तथा जिला पंचायत सदस्य व भाजपा नेता सुबोध राकेश सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने बताया कि मेरे अध्यक्ष बनने के बाद अभी 1 वर्ष ही हुआ है कि लेकिन इस क्षेत्र का विकास जिस प्रकार से पिछले 1 वर्ष से हुआ, इतना विकास पूरे 5 साल के कार्यकाल में भी पिछले अध्यक्ष नहीं कर पाए। जिला योजना का एक रोड यहाँ पर सैंक्शन हुआ है, जिसका उद्घाटन के लिए हम लोग आए हैं और रोड की स्थिति देखकर लग रहा था कि गाँव वालों को उसकी बहुत परेशानी थी। उसको बनाने का हम लोगों ने आज उद्घाटन किया है और 10 दिन के अंदर 10-15 दिन के अंदर वो तैयार हो जाएगा। गांव वालों में इस बात की बड़ी खुशी है और हम लोग ये वचनबद्ध हैं, अपने आप को हमने इसके लिए वचनबद्ध कर रखा है कि ज़िले के ज़्यादातर गांव को जितना भी हो सकता है, क्योंकि समय बहुत कम रहा मेरा, जितना भी हो सकता है हर गाँव को टच करें और लोगों की जितनी भी समस्या वो समाधान हो सके। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर जिला मुख्यालय के संगम बाजार स्थित सुरंग का ट्रीटमेंट 20 दिन बाद भी शुरू नहीं हो पाया। सुरंग का ट्रीटमेंट न होने के कारण स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सुरंग से आवाजाही बंद होने के कारण जनता को बाईपास से कई किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग पेट्रोल पंप के निकट एक जेसीबी मशीन देर रात को अलकनंदा नदी में समा जाती है। वहीं जेसीबी में सवार 2 व्यक्ति छिटक गए और उनकी जान बच गई। दोनों घायलों को पुलिस ने चिकित्सालय पहुंचाया। बड़ा ट्रक रात को ब्रेक फेल नहीं हुआ था, इसके दूसरी गाड़ी से टक्कर हुई थी जिससे इसका एक्सल टूट गया। इसको क्रेन के माध्यम से वहाँ से हटा दिया गया है और जेसीबी जो है रात को एक अलकनंदा नदी में जेसीबी गिरी थी। इसमें 2 जो उसके चालक हैं उनको थोड़ी चोट भी आई थी, उनको रेफ़र किया गया है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और जेसीबी नदी में है तो उसको निकालने का प्रयास अभी किया जा रहा है। और ट्रैफिक को लेके थोड़ा सा समस्या टनल की वजह से है। बाकी कस्बे के अंदर जो नाली का निर्माण हो रहा है और सड़क के चौड़ीकरण की वजह से कुछ तोड़ने का काम चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा व्यवधान है। ट्रैफिक ड्यूटी पर्याप्त संख्या में लगा रखी है। मॉर्निंग आवर्स में 10-11 बजे थोड़ा सा प्रेशर रहता है, उसका ट्रैफिक आराम से पूरा दिन स्मूथ ही चलता है। सितारगंज में नगर व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी व यूथ कांग्रेस कमेटी की एक बैठक मेनका टॉकीज स्थित कांग्रेस कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में समस्त बूथों पर सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां देते हुए बूथ कमेटियां बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में 21 दिसंबर को देहरादून में यूथ कांग्रेस द्वारा रोजगार 2 वरना गद्दी छोड़ो के तहत होने वाले विधानसभा घेराव को लेकर चर्चा की गई और सैकड़ों कांग्रेस जनों द्वारा देहरादून जाने पर निर्णय लिया गया। कांग्रेस जन यहाँ उपस्थित है। इसमें हमारे पोलिंग बूथों को लेकर के हमने एक ये बैठक रखी थी
क्योंकि हम सभी कांग्रेस जन जो है हफ्ते में या 10 दिन बाद एक अपने नगर या ब्लॉक में जितने भी पोलिंग बूथ हैं उन पे हम वहाँ पे जाकर के पोलिंग बूथों पे अपने पोलिंग बूथों के कांग्रेस जनों से मिलेंगे और अपने पोलिंग बूथों को मजबूत। बूथ कमेटी है, हम लोग अब एक कार्यक्रम बनाया है जिसमें हम हफ्ते में 1 या 2 दिन में जैसे भी जाएंगे और हर बूथ जाके वहाँ की बूथ कमेटी का गठन करेंगे और अपने लोगों को वहाँ पे मजबूत बनाएंगे। और दूसरी है कि एक हमारा यूथ कांग्रेस का प्रोग्राम है रोजगार दो या गद्दी छोड़ो, जो परसों को 21 तारीख को देहरादून में हो रहा है, जिसमें हमारे यूथ के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तराखंड के अध्यक्ष और हमारे उत्तराखंड के कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी और प्रभारी जी भी आ रहे हैं। देहरादून में आगामी 21 दिसंबर से विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र होने जा रहा है, जिसको लेकर के विपक्ष सरकार को घेरने के लिए लगातार नई नई रणनीति बना रहा है, जिसके चलते आज कांग्रेस ने राजधानी देहरादून में गांधी पार्क स्थित रचनात्मक तरीके से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी के नेतृत्व में काल्पनिक विधानसभा सत्र चलाया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष से सत्र की अवधि को बढ़ाने की मांग की गई। इस दौरान पूर्व विधायक गणेश गोदिया सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऐसा है कि अमूमन प्रतिवर्ष विधानसभाओं का जो काम होता है विधानसभा में 60 दिन कम से कम विधानसभा चलने होती है। जब से ये सरकार आई है ये विधानसभा से बचना चाहती है। ये बड़ा जैसे इस समय तो इतने बड़े ज्वलंत मुद्दे हमारे सामने हैं। एक तरफ कोरोना महामारी है, कोरोना महामारी से तमाम बेरोजगारी की समस्या हमारे सामने है। हम उस पर हमारे लोग सदन में चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार सदन में चर्चा से भाग रही है। खबर देहरादून से, जहां पर स्मार्ट पैवर्स के कुलजीत सिंह एवं रमनप्रीत कौर द्वारा मनवीर कौर की 70वीं जयंती पर व्हील चेयर वितरण समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि मेयर सुनील उनियाल गामा द्वारा दिव्यांग जनों को व्हील चेयर एवं समाज सेविकों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। समाज सेविका रमनप्रीत कौर द्वारा बताया गया कि दिव्यांग जनों के लिए आयोजन उनके द्वारा पहली बार किया गया है और आगे भी इस तरीके के आयोजन किए जाएंगे। मेरा नाम कुंवरदीप सिंह है और श्रीमती मनवीर कौर मेरी माताजी का नाम है। तो उनकी 70वीं जयंती है, उसी उपलक्ष्य में मैंने और मेरी बड़ी बहन प्रीत कौर जी ने सोचा कि बहुत ही अच्छा दिन है, तो इसमें हम गरीब लोगों को, असहाय लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को व्हील चेयर्स का वितरण करें हम। तो इसी उपलक्ष्य में हम व्हील चेयर्स का वितरण कर रहे हैं। खबर घटीमा से, जहां पर आज लाभार्थी वितरण आयोजन में मुख्यमंत्री राहत चेकों व कंबलों का वितरण किया गया। आपको बताते चलें कि उपजिलाधिकारी निर्मला बिष्ट व नानक मत्ता विधायक प्रेम सिंह राणा द्वारा 2 लाख से ज्यादा राहत राशि के चेक समेत दर्जनों कंबल गरीबों को दिए गए। तो वहीं खटीमा उपजिलाधिकारी ने बताया कि समय समय पर क्षेत्रीय लोगों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभ उन तक पहुंचाने का कार्य विभाग करता रहता है। इसी कारण आज भी क्षेत्र के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री राहत कोष राशि चेकों के साथ कंबल का भी वितरण किया गया है। चेक यहाँ पे प्राप्त हुए थे, तो वितरण हेतु उसको तहसील से कल और आज ही वितरण किए गए थे विधानसभा वाइज माननीय विधायकगण के माध्यम से। और साथ ही साथ शीतलहर का प्रकोप भी चल रहा है, तो अलाव जलाने के साथ साथ जो कंबल वितरण की व्यवस्था है वो भी इसमें भी शासन से बजट प्राप्त हुआ है, तो उसी क्रम में कंबल वितरण किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो सम्मानित हमारे जो संपन्न लोग हैं, जो इच्छा करते हैं कि वो लोग अपना जो है कुछ कंबल वितरण की इच्छा रखते हैं, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है, तो उनके माध्यम से भी कंबल वितरण कराया जा रहा है। शीतकालीन में आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो इन लोगों के प्रार्थना पत्र मुझे प्राप्त हुए थे, तो जिनको मुख्यमंत्री राहत कोष के द्वारा एक वितरण किया गया और साथ में इस ठंड शीतकालीन और ठंड के मौसम को देखते हुए एक कंबल वितरण किया।
विश्व प्रसिद्ध मिनी स्विट्जरलैंड चोपता दुगलबेट्टा में अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ वन विभाग ने बेदखल करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। रुद्रप्रयाग वन प्रभाग की ओर से अवैध अतिक्रमण करने वाले 59 लोगों को पूर्व में ही नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन बीच में कोरोना वायरस के कारण अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अब अंतिम चरण में वन विभाग की ओर से बेदखली आदेश जारी किए जा रहे हैं। हालांकि अतिक्रमणकारी डीएफओ के आदेश के खिलाफ न्यायालय की शरण ले सकते हैं। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मिनी स्विट्जरलैंड चोपता दुगलबेट्टा बनिया कुंड मस्तूरा सहित कई अन्य क्षेत्रों में अवैध रूप से कुछ लोगों का द्वारा अतिक्रमण किया जाता है। रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के अंतर्गत अतिक्रमण करने वाले 59 लोगों को विगत 6 माह पूर्व ही नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन इस बीच लॉकडाउन होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। वन विभाग को कई शिकायतें ऐसी भी मिल रही हैं कि स्थानीय लोगों की ओर से तहसील प्रशासन से टेंट लगाने की अनुमति मांगी गई थी और स्थानीय लोगों ने टेंट की जगह पक्के निर्माण कर लिए। फिर बाहरी लोगों को टेंट, ढाबे आदि मोटी रकम में लीज पर देने या फिर बेच दिए जाते हैं। ऐसे मामलों में प्रशासन की ओर से एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। बताना चाहूँगा कि जो चोपता और उसके आसपास का जितना भी क्षेत्र है वो मक्कू और उसाड़ा 2 वन पंचायतों के अंतर्गत आता है। ये दोनों ही वन पंचायत आरक्षित वन क्षेत्र से बनी है और वर्तमान में केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग और रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के अंतर्गत ये क्षेत्र दोनों वन पंचायत आती है। तो पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में अस्थायी टेंट लगाने की अनुमति स्थानीय युवकों द्वारा ली गई थी और फिर उन टेंटों को जो है पक्का निर्माण करके वन भूमि पे अतिक्रमण किया गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2010 से 2014 के बीच नाबालिग के साथ हुई दुराचार मामले पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश जारी किए। वह फरवरी में सीजवम हरिद्वार के यहाँ केस दायर करें। अगर वहां से निर्णय उनके हित में नहीं आता तो कोर्ट मार्च में उनके द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी और मामले की जांच सीबीआई से कराने को लेकर विचार करेगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट को बताया गया कि प्रणव पांड्या के संबंध उच्च लोगों के साथ होने के कारण उन्होंने पुलिस से मिलकर पर्याप्त सबूत होने के बाद भी केस में अंतिम रिपोर्ट लगा दी और केस को बंद करवा दिया। मामले के अनुसार अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि वर्ष 2010 से 2014 में छत्तीसगढ़ के एक गरीब माता पिता ने अपनी नाबालिग 14 साल की पुत्री को देहरादून निवासी प्रणव पांड्या और उनकी पत्नी के यहाँ काम करने के लिए छोड़ा था। प्रणव पांड्या ने 14 साल की नाबालिग के साथ कई बार दुराचार किया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने उनकी पत्नी से की। उसने नाबालिग को डरा धमकाकर उसका मुंह बंद करवा दिया। याचिकाकर्ता की मांग है कि इनका खाता सील करने के साथ ही उत्तराखंड में इनके द्वारा संचालित की जा रही चार्टर्ड यूनिवर्सिटी पर भी कार्रवाई की जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि पांड्या शांति कुंज आश्रम के प्रमुख श्री राम शर्मा के दामाद हैं। पीड़िता ने पांड्या की पत्नी शैलजा के खिलाफ दिल्ली के विवेक विहार में भी 0 एफआईआर दर्ज करवाई थी। आज याचिका संख्या 209/2020 कार्यवाहक न्यायमूर्ति श्री रवि कुमार मलिमत एवं न्यायमूर्ति श्री आलोक वर्मा जी की कोर्ट में लगी थी, जिसमें मेरे द्वारा ये मांग की गई थी कि जो शक्ति सिंह नाम की लड़की जिसने रेप की एफआईआर दर्ज कराई थी प्रणव पांड्या और उनकी पत्नी के ऊपर, उसको किस तरीके से अपने प्रभाव से, राजनीतिक प्रभाव, धन बल के प्रभाव से, अपने संपर्कों से उसमें पांड्या जी ने एफआईआर लगवा दी थी। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।